वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है VLW की क्लासेस चल रही हैं। कंप्यूटर के एटलीस्ट 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम लेक्चर 4 लेकर आए हैं जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, फ्रीडम स्ट्रगल के, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस और गवर्नर जनरल्स। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इन दोनों टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये A.O. ह्यूम ने 1885 में बनाई थी। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम ने बनाई थी 1885 में। और इस दौर में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ओके, अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे साल ब साल। 85 से शुरू हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। तो W.C. बैनर्जी थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और फर्स्ट सेशन इन्हीं के अंडर हुआ था, W.C. उमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, और जहाँ तक बात करें फर्स्ट सेशन की, जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। तो ये कहाँ पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बॉम्बे में है। ये 1885 में सेशन हुआ था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज फर्स्ट सेशन है ये। और ये जो फर्स्ट सेशन था इसमें 72 डेलीगेट्स जो थे इन्होंने अटेंड किया था इस सेशन को। और जो सेकंड सेशन हुआ था इसके बाद 86 में उसमें 436 डेलीगेट्स थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमेशा दो पार्टों में देखा जाता था कि इसमें जो लीडर्स थे उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। जैसे कि मॉडरेट वो लीडर्स थे जो जिन्हें हम नरम दल कहते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल। नरम दल यानी नरम दल का मतलब है जिनका कहना था कि अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे और मिलकर ही चलेंगे आगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे यानी गरम दल, जोश जज्बे वाले, इनका कहना था कि हम आज़ादी चाहते हैं। तो इन दोनों की अलग आइडियालॉजीज़ थी। तो इनके लीडर्स आपको याद रखना ज़रूरी है कि मॉडरेट्स के कौन कौन से लीडर थे। तो मॉडरेट के जो सबसे मैन लीडर था वो था G.K. गोखले। ठीक है, इसके अलावा दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयबी, उमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर, रास बिहारी घोष सॉरी। और जहाँ तक बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो इसके सिंपली आप याद रख सकते हो लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष। ये लाल बाल पाल की फुल फॉर्म है यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके साथ अरबिंदो घोष भी ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो ये दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर बात आती है इम्पॉर्टेंट सेशंस की। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सेशंस का। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लेते हैं। तो आप सबको अभी मैं बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1885 में बम्बे में हुआ था। और उमेश चंद्र बैनर्जी, W.C. बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। इसमें 72 डेलीगेट्स यानी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा सेशन जो, अगर अब इम्पॉर्टेंट सेशंस की बात करेंगे, 86 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। सेकंड सेशन जो कलकत्ता में हुआ और इसमें 436 डेलीगेट्स ने अटेंड किए सेशन। और जहाँ तक बात करें 1887 में मद्रास में हुआ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बदरुद्दीन तैयबी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयबी। अगर इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये इसलिए मैंने लिखा है 1899 का क्योंकि ये जॉर्ज व्यूल इसके प्रेसिडेंट थे, बिकॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सूरत का तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ रहेगा क्योंकि सूरत जो थी, सूरत में सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 के जो सूरत में सेशन हुआ था, इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई थी। हम बहुत आसान तरीके से हम 1905 से लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है वो दो वीडियो में, दो पार्ट में हम पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर जो सूरत सेशन है ये रास बिहारी घोष के लीडरशिप में हुआ था।
सूरत स्प्लिट इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई थी। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनका कहना था कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन मॉडरेट्स ने रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया था सूरत सेशन में। तो इसी एक कारण ये भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस के टूटने का। अब आते हैं 1917 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ, इसमें एनी बेसेंट को फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया। देखो अब मैं बता दूं, जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे 1916 में होम रूल लीग जो है स्टार्ट हुई थी, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर की थी। तो एनी बेसेंट का होम रूल लीग, जिसमें इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रही है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो इसीलिए एनी बेसेंट को उसी के अगले साल यानी 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट की थी और 17 में इसको प्रेसिडेंट के लिए घोषित कर दिया गया। बाल गंगाधर की रिकमेंडेशन पे इनको एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इसलिए इनको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कहते हैं। हालांकि ये इंडियन ओरिजिन नहीं थी, आयरिश की थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। ओरिजिन इनका उधर था, अब यहाँ पर रह रही थी इंडिया में इस दौर। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। 25 में कानपुर में सराइजी नायडू को बनाया गया फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, इंडिया की नहीं, और सराइजी नायडू जो इंडियन ही ओरिजिन की थी, इनको फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो 1925 के कानपुर सेशन में बनाया गया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई सेशन मेरे हिसाब से माना जाता है वो है 1924 का बेलगांव सेशन। क्योंकि 1924 का जो बेलगांव सेशन है, ये इसमें महात्मा गांधी जो प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के महात्मा गांधी, और वो बेलगांव सेशन में 1924 के बेलगांव सेशन में बने थे। और ख़ास बात यह है कि इस दौर में क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से बंद करनी पड़ गई थी, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में बड़ी ही दरार पड़ गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस फिर से दो पार्ट में बंट गई थी, एक थे स्वराजिस्ट और दूसरे थे नो चेंजर्स। जो स्वराजिस्ट थे, इनका आइडिया था कि अंग्रेज़ों के साथ, यानी इनकी जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है, उसमें इंटर किया जाए और इंटर करने के बाद इनको इम्पोज किया जाए, यानी सिस्टम में घुस कर इनको इम्पोज किया जाए, एक्सपोज किया सॉरी। तो लेकिन जो अदर लीडर्स थे जिनको नो चेंजेस कहते थे, वो कह रहे थे कि बाईकाट मूवमेंट को कंटिन्यू करा जाए। तो इस तरह से कांग्रेस में दरार पड़ गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बेलगांव सेशन 1924 में हुआ अंडर महात्मा गांधी, इसमें उन्होंने इनको दोनों को पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश की थी। तो आगे चलते हैं। कानपुर की बात अभी मैं बता चुका हूँ, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है प्रेसिडेंट। और लाहौर का बहुत ही हिस्ट्री में माना जाना सेशन रहा है लाहौर सेशन 1929। इसमें बहुत सारे इवेंट हुए। सबसे पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और दूसरी बात, इसमें आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे और कि क्या क्या हुआ था। इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो गोल जो है सेट किया गया था, पूर्ण स्वराज जिसको हम कहते हैं। और 1938 में हरिपुर के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। और 1947 का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1947 का जो सेशन हुआ था लास्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसमें कृपलानी जो थे ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो दिस इज़ अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने एक पेज में इसको मिटाने की कोशिश की है। ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैड कवर हियर इन द सिंगल पेज। और जहाँ तक बात है गवर्नर जनरल्स की, तो आपको बता दूँ, जब कभी हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जिसमें हिस्ट्री पूरा कम्प्लीटली काफ़ी नंबर का मेंशन होगा, तो हम उसको गवर्नर जनरल्स को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट दिस टाइम हम थोड़ा सा जनरल ही पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो। अदरवाइज़ हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम को क्यों हम देखते हुए कि इसमें से एक दो ही नंबर के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड तक बने रहे। गवर्नर जनरल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए अगर वो कंफ्यूज इसमें नहीं है तो वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं वीडियो को। और वो कन्फ्यूज़न आपको रहती है यहाँ पर कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस ऑफ इंडिया, ये क्या चीज़ें हैं, अलग अलग क्यों नाम है। तो आपको बता दूँ, पोस्ट जो थी गवर्नर की ये चेंज होती गई। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था 1773 का जो एक्ट आया है, उसके बाद जो है जो पावर थी वो जनरल हो गई थी, यानी पहले सिर्फ बंगाल पे ही राज करते थे। गवर्नर ऑफ बंगाल बना था लॉर्ड
क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव बने थे, ठीक है। फिर 1773 का एक्ट है, उसमें क्या हुआ, पावर को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी अब पूरे इंडिया पे राज करने की कोशिश कर दी गई, यानी बंगाल के साथ साथ अदर जो एरियाज़ थे, मद्रास, असम वगैरह, उस पर भी इन्होंने पावर जो है अपनी जमा ली थी। तो इसलिए ये पोस्ट चेंज हो गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये गवर्नर सिर्फ बंगाल के नहीं, जनरल बंगाल और बंगाल के सराउंडिंग एरियाज़ के थे। तो फर्स्ट जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वैरन हेस्टिंग रहे हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग है फर्स्ट। अगर फर्स्ट गवर्नर आपको पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव है। अब बात आती है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे। अब आपको बताऊं 1833 में एक एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ, पावर्स को जनरलाइज कर दिया गया, यानी पहले आपको होगी जनरलाइज तो पहले होगी है, ठीक है। बंगाल में थी सिर्फ, फिर इंडिया में कर दी गई। अब इंडिया की पावर जो है अब ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आस्ते आस्ते से होने लग गई। यानी यहाँ तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब है बंगाल और इसके सराउंडिंग एरिया के, जैसे मद्रास, असम वगैरह के पर भी इन्होंने राज करना शुरू कर दिया। लेकिन 1833 के बाद पूरे इंडिया पे इनका गवर्नर का राज चल गया, क्योंकि इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा गया है। ये विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बंगाल का नहीं, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। अब फिर जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, तो उसके बाद एक साल बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसमें जो पावर थी इंडिया से अब सीधा क्वीन के पास, लंदन में क्वीन के पास पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी अब क्वीन जो है वो लंदन से ही कंट्रोल कर रही थी इंडिया को। तो इसलिए इन्होंने गवर्नर जनरल्स को हटाकर इस नई पोस्ट क्रिएट की, उसका नाम रखा वाइस राय ऑफ इंडिया। तो ये फिर 1947 तक वाइस राय ऑफ इंडिया ही चलते रहे। तो फर्स्ट वाइस राय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो फर्स्ट गवर्नर बंगाल के वो रॉबर्ट क्लाइव थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वैरन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे। और फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ आ गया होगा, अगर नहीं है तो वीडियो पास करके एक बार इसको पूरा रीड आउट कर ले। सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स में। अब सिंपल बताऊंगा, तो अब इसको अपने हिसाब से रट्टा लगाओ या कुछ भी करो लिखकर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से कोई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर आपको बता दूँ फर्स्ट गवर्नर जो है गवर्नर जनरल बंगाल आपको अभी बता चुका हूँ, वैरन हेस्टिंग है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हैं परमानेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो है ये किसके दौर में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में। और सब्सिडरी लाइन जो पास किया गया ये कौन से दौर में, लॉर्ड वेलेस्ली के दौर में। ये तीनों पॉइंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और विलियम बेंटिक, ये तीन आप याद कर लो तो मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाएगा इसमें गवर्नर जनरल का इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटल इन बंगाल, लॉर्ड वेलेस्ली के दौर में सब्सिडी लाइंस, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौर में प्रैक्टिस ऑफ सती को एबॉलिश करने के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन में डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। यहाँ उल्टा करके याद करना है, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के दौर में हुई थी, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के दौर में हुई थी। तो ये परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस के दौर में, ठीक है। सब्सिडी लाइंस वेलेस्ली के दौर में, और एबोल्यूशन ऑफ सती फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौर में है, अंग्रेज़ों ने जो फर्स्ट टाइम की थी एबोल्यूशन सती की। और इसके बाद जो है इंग्लिश एजुकेशन कौन से दौर में, ये बहुत बार पूछा गया। इंग्लिश एजुकेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौर में हो। इन्होंने एक कमीशन बनाई थी इसके ऊपर, और उस कमीशन के जो हेड थे वो मुकैले थे। तो मुकैले का नाम भी याद रखना है, मुकैले भी कभी कभी पूछा जाता है। तो मुकैले जो है MAUCLEY, मुकैले का नाम भी आपने याद रखना है विलियम बेंटिक के साथ इंग्लिश एजुकेशन के मामले में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड डलहौसी की। डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देखो 1857 के रिवॉल्ट का जो कारण है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी रहा है, जिसमें एडॉप्टेड सन को जो थे राजगद्दी पर नहीं बिठाया जाता था और उनको पेंशन भी नहीं दी जाती थी। तो ये लॉर्ड डलहौसी के दौर में ये लॉ पास गया था। और इसके अलावा रेलवेज़ और टेलीग्राफ जो है इंडिया में, ये भी लॉर्ड डलहौसी के दौर में ही आए। मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया को लॉर्ड डलहौसी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये आपको डायरेक्ट सा सब्जेक्ट है, आप सीधा सीधा रट्टा लगा रहे हो, तो कुछ चीज़ें लगानी पड़ती हैं भाई। सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएं तो फिर तो बड़ा मसला है, ठीक है। आस्ता आस्ता से चीज़ें आपको समझने जब आप ये चीज़ें काफ़ी पढ़ लोगे ना, फिर आप समझने की कोशिश करोगे कि
अब देखो, अब हमें सिलेक्टिवली चलना है ना, क्योंकि आपके जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक हैं, और पार्टिकुलर अगर आपको लिखा होता है हिस्ट्री और एक ही सब्जेक्ट 20 नंबर की हिस्ट्री होती है, तो हम इसको एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं सीधा वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब इस हिसाब से आप इसको याद रख लो, ठीक है। डलहौज़ के बाद हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, और रिवॉल्ट 1857 का जो हुआ है, वो सबसे पहले जो रिवॉल्ट हुई हमारी ये बगावत 1857 की, ये कैनिंग के दौर में हुई थी। और इसके एक ही साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें पावर्स जो है वो कंपनी से क्राउन को कन्वर्ट कर दी गई, यानी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी पावर्स अब उसके पास नहीं, बल्कि क्राउन यानी जो क्वीन थी लंदन के अंदर, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई। फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया बनाए गए हैं कैनिंग। और लॉर्ड मायो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेले ऐसे गवर्नर वाइस राय हैं इंडिया के जिसको मारा गया, हु वाज किल्ड, अंडमान आइलैंड में इनको किल किया गया था। अब फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1872 में लॉर्ड मायो के दौर में ही हुआ है। ये आप सेंसस की जो वीडियो आएगी उसमें आप डिटेल से भी देखोगे सारी चीज़ें सेंसस के रिलेटेड। और लेटन के दौर में, जो लॉर्ड लेटन के दौर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये पास हुआ था। अब ये टर्में जो हैं, ये अब टर्में देखो, 5 एक टर्में यहाँ पर यूज़ हुई है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यूज़ हुआ है, परमानेंट सेटलमेंट, सब्सिडाइज, तो ये इसको अब समझने की कोशिश करना यही, अगर नहीं तो अगर कहीं टाइम मिला एग्ज़ाम के बाद तो मैं डिटेल में इनको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, तो ये आस्ते आस्ते से आपको समझ आता जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो 25 मिनट से ज़्यादा इस पर ही हो जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट गवर्नर जनरल्स और वाइस राय। आगे थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी फीकी सी पड़ गई है ये इमेज फ़ोटो, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सस्ता सा, बंदा आपको पता है नॉर्मल हो, मोबाइल सस्ता सा और फ़ोटो कुछ सही नहीं आया है, तो फिर भी ट्राई करते हैं देखने की क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। क्वालिटी थोड़ी सी आप इम्प्रूव कर लो, बढ़ा लो। तो लॉर्ड रिपन की बात करें तो इंट्रोड्यूस किया यानी ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूल सिस्टम का मतलब है एक सेंटर पे और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाई। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ये जो पंचायत वाला सिस्टम है यहीं से स्टार्ट हो गया था। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है VLW के लिए, क्योंकि पंचायत का ही, आप पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो पंचायती जो सिस्टम है लॉर्ड रिपन के दौर से स्टार्ट हो गया था। इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और एल्बर्ट बिल, जिसके अंदर जो इंडियन जजेस थे वो ब्रिटिश के जो ऑफेंडर्स थे उनके खिलाफ भी जजमेंट्स दे सकते थे, ये एल्बर्ट बिल पास हुआ था लॉर्ड रिपन के दौर में। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया जो है, जो 1881 में हुआ था, ये भी लॉर्ड रिपन के दौर में। लॉर्ड रिपन के दौर में 3 खास काम हुए, ये आपको याद रखना है। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको कहा जाता है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में इनके दौर में ही हुआ है, और एल्बर्ट बिल पास भी इनके दौर में हुआ है। आपको कि ये क्या पढ़ रहे हो भाई, कोई पल्ले नहीं पढ़ रहा, बेशक पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको 5, 8, 10 बार इसको पढ़ना पड़ेगा लिख कर, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ही याद हो जाए तो ये नहीं होता। आप अपनी कंसंट्रेशन फुल रखें यहाँ पर, और होपफुली आपको ये आपके दिमाग के किसी एक पुर्जे में कुछ न कुछ घुस आएगा, और जब आप फिर से पढ़ोगे तो आपको उस पुर्जे से निकल के वापस से तरोताज़ा हो जाएगा। आइए बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में लॉर्ड डफरिन के दौर में हुई। आपको पूछा जा सकता है, इंडिया अभी बताया भी था मैंने पिछले इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि लॉर्ड डफरिन के दौर में ही बनी थी। और लॉर्ड कर्जिन की बात करें तो इसके दौर में पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट होना, और यूनिवर्सिटी एक्ट और सीडेशन एक्ट भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई थी, ठीक है। हेडिंग के दौर में कैपिटल शिफ्ट की गई कलकत्ता से दिल्ली की तरफ, जो 1911 में आपको पता है कैपिटल शिफ्ट हुई है। और एसिनेशन अटेम्प्ट बाय रास बिहारी बोस, यानी इन पे यानी इनको मर्डर करने की भी साजिश रची गई थी। रास बिहारी बोस ने इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। और कैम्प्सफोर्ड की बात करें तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मोन्टैगो कैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, और वॉल्ट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारे बड़े इवेंट जो हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के, ये लॉर्ड कैम्प्सफोर्ड के दौर में हुई। इससे बेटर है कि आप डेटें याद रख लो, उससे आपको इवेंट्स की डेटें तो आपको पता ही है ना। अगर नहीं पता है, 2 अगली वीडियो आने वाली जो हिस्ट्री की, उनमें हम पूरी आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे, ठीक है।
तो आपको मैं बता रहा हूँ ये स्लाइड थोड़ी सी फीकी है, तो इसमें कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा है। फिर भी मज़े के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है बगैर इंटरेस्ट के, ठीक है। तो अभी मेरे पसीने निकल रहा है, लेंटर बैठा हूँ जम्मू की गर्मी में, क्योंकि अंदर मेरा फ्रेंड है वहाँ पर, तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, वो पढ़ रहा है। तो ये आपके लिए कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन आप फिर भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, और बाल मेरे सर के गिर गए हैं, ठीक है। और लोग सोचते हैं पढ़ पढ़ के गिर गए, नहीं भाई, ये पढ़ा पढ़ा कर गिर गए। और 2015 से पढ़ाना शुरू किया था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज कोई दिल कर रहा है। 2015 से पढ़ाना शुरू किया था मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल, एक प्राइवेट हाई सेकेंडरी स्कूल था, प्राइवेट हाई सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 11th-12th को बायोलॉजी पढ़ाई थी मैंने, ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी। और 2015 से 21 तक का जो लॉकडाउन के एरा में कुछ अर्से ऑनलाइन रहे, उसके बाद फिर स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि फिर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर ली थी अकाउंट असिस्टेंट पंचायत की, और फिर 21 में अकाउंट असिस्टेंट पंचायत में सिलेक्शन होगी। फिर मैंने क्या किया, जो नोट्स बनाए हुए थे 11th-12th के बायोलॉजी के, फिर उसको मैंने बिल्कुल मतलब जहाज़ उड़ा दिया उसकी। और जब एग्ज़ाम पास हो गया अकाउंट असिस्टेंट का, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मैं। और फिर हमने क्या किया, उसके बच्चे मेरे थे, यानी शादी मेरी 2015 में ही होगी थी, बच्चे 2 हैं मेरे, तो बच्चों ने जहाज़ मिल के हमने जहाज़ उड़ाए सारे नोट्स बुक्स वगैरह कि, तो मतलब गलत बात थी, लेकिन बड़ा ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। और फिर देखो किस्मत ने फिर से उसी, यानी जो एक नशा होता है जिस चीज़ का, वो उसको छूटता नहीं है। मतलब 5 साल मेरा एक पढ़ाने का, जो टीचिंग का एक नशा हो गया था, एक आदत थी, तो वो फिर से जो है एक यूट्यूब के ज़रिए जो है फिर से आपके सामने वही काम कर रहा हूँ जो पिछले 5 साल में मैं करके फ्रस्ट्रेट हो गया था, फिर से वही काम अब मैं कर रहा हूँ। बाल जो है वो लोग कह रहे थे कि सर अब सेंटर से गंजा हो गया है, 30 साल की सिर्फ उम्र है मेरी, तो वो पढ़ाने की वजह से हो गया है। पढ़ना इतना ज़्यादा, पढ़ने से नहीं बंदे का दिमाग ख़राब होता है जितना पढ़ाने में होता है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ टीचिंग। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इरविन के दौर में आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, साइमन कमीशन, गांधी। तो मैं आपको छोड़ो, इसको आप एक बार इसको रीड आउट कर लो ऐसे, सो शॉर्टली मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड लिंथिंगो में क्विट इंडिया मूवमेंट इसके दौर में हुई थी, और स्क्रीन पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हो। लास्ट गवर्नर जनरल जो है फ्री इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया की बात करें तो राजागोपालाचारी रहे। देखो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको सजेस्ट किया भाई आप ही गवर्नर जनरल रह लो, और जो प्रेसिडेंट हैं अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे, और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को माउंटबेटन को बनाए रखा था, ठीक है। लेकिन फिर माउंटबेटन के बाद जो है राजागोपालाचारी को बनाया गया था फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद राजागोपालाचारी फर्स्ट लास्ट जो है इंडियन गवर्नर जनरल्स थे। इसके बाद पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था, फिर प्रेसिडेंट बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ अबाउट, ये जो बीच में चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि हम हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आएंगी। 1905 से लेकर 1947 तक की कंप्लीट हिस्ट्री हम 2 वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और कंप्यूटर के जो आपको बता रहा हूँ वो सेशन जो है हम थोड़ा सा रोकेंगे, क्योंकि हम बीच में पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी में सीधा हम प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, जो डायरेक्ट सिलेबस में 4 वीडियो में हम कवर कर देंगे बिल्कुल साफ तरीके से, ठीक है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, किक मिलती है, जिससे ताकि और हम अच्छी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।